हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एससीसी का साइंस का सेट नंबर 6 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले 5 सेट डिस्कस कर चुका, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, और आप लोग को पता है कि एक सेट डेली अब किरण पब्लिकेशन का डेली सुबह 8 बजे आप लोग को कराया जा रहा है। ठीक है, सुबह को 8 बजे, जिसमें 75 क्वेश्चन में से 50 आपका क्या रहेगा, जीके जीएस रहेगा, और उसके बाद 25 आपका साइंस। यानी डेली 2 सेट, सुबह में आपको 75 क्वेश्चन आपको जीके जीएस और साइंस से रहेगा, और शाम में जो 8 बजे रात को आपको डेली मिलता है वो आपका 40 साइंस से रहता है। ठीक है दोस्त, ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, मतलब एक तरह की पृथ्वी का क्या होता है, प्लान वेग होता है। याद रखिए पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है, तो 11 पॉइंट कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लान वेग होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से इतना किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौटेगा, 24 घंटे बाद लौटेगा, या कुछ निश्चित नहीं है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पृथ्वी का प्लान में। चंद्रमा का प्लान में कितना होता है, तो याद रखिए 2.38 मीटर पर सेकेंड होता है। किसका होता है, ये चंद्रमा का प्लान वेग होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, जब एक पत्थर को, देखिए अब जो भी हम सेट आप लोग करवा रहे थे टॉपिक बाय लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत से बच्चे कमेंट के सर एक ही तरह क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन एक ही तरह का भी करा रहे हैं, टॉपिक बाय लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना, पूरे टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कहता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। इसका द्रव्यमान बदल जाता है, नहीं इसका द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या कहता है, भार और द्रव्यमान दोनों बदलते, ये नहीं होगा, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, बी हो। याद रखिए भार क्या होता है, यानी वेट इजिकल टू क्या होता है, mg होता है। तो जी क्या होता है, चेंज होता रहता है, जी क्या होता है, वेरी करता है। इसी जी के वेरी करने से क्या होता है, उसका वेट भी क्या होता है, बदलता रहता है। तो चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी पर का 1/6 भाग होता है, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपना भार जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ कब फील होता है, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है। ये तो पहली बात है, ऊपर की ओर जाती है। तब ध्यान देना कि ऊपर की ओर क्या, देखिए ऊपर की ओर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति के साथ ऊपर जा रही होती है तो व्यक्ति का भार जो थोड़ा सा अधिक फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन रहता है कि जब व्यक्ति का भार कम फील होता है, इसका मतलब ये हुआ कि त्वरित गति के साथ वो नीचे आ रही है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फिर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों में से शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है, यानी प्रत्यक्ष भार से कम होता है कब होता है, जब लिफ्ट जा रही होती। कहाँ, तभी थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किया, जब लिफ्ट जो ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ऊपर से नीचे की ओर, तो त्वरित गति के साथ नीचे की ओर, यहाँ भी गति यहाँ भी लिखा हुआ था, याद रखिए त्वरण के साथ नीचे आना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा हल्का फील होता है। जब भारी कब फील होता है, जब त्वरित गति के साथ ऊपर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुका हूँ,
याद रखिए 36,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके घूर्णन की जो गति होता है वो पृथ्वी के घूर्णन की गति के सेम होता है, यानी समान होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन गति क्या होता है? पश्चिम से पूरब। तो इसका भी क्या होता है? पश्चिम से पूरब होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों उछलता है? तो आपको जाहिर सी बात है जी के मान पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता है। पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, भी कोई रीज़न नहीं है। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है? कम जाता है। जी का मान क्या होता है? घट जाता है, जिससे क्या होता है? वो गेंद ज़्यादा उछलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, ठीक है, यानी समाप्त हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ये आपको बताना कौन सा परिणाम सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है कि जब गुरुत्वाकर्षण क्या हो अचानक लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो क्या होगा वही रहने, इसमें चेंज नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9। देखिए एक ही तरह का टॉपिक लिया हूँ कि हर टॉपिक आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद फिर मिक्सअप आएगा, मॉडरेट हाई सब चलेगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। याद रखिए अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? इसको 6 से भाग कर दिया, यानी कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लोलक की आवर्त काल यानी टाइम पीरियड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्या करती है? किसके ऊपर? तो लंबाई के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे इसकी कायन दोलन समय भी क्या होता है? बढ़ जाता है और घड़ी क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। ठीक है, उसका उल्टा क्या होता है? सर्दियों में घड़ी क्या होता है? थोड़ा फास्ट होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाई जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? टी इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? √L होता है। ठीक है ना। तो आप देखिए 4% बढ़ाई तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल कितना होगा? 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2%। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या? उसी तरह क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया खाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहा था यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर, वही वाली बात किया जाए, यानी L = 4 गुनी कर दी जाती है तो लोलक का झूमने का समय यानी टी बताना। तो वही वाली बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो L कितना दे रखा? 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 2, यानी दुगना हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या रहेगी? समयावधि क्या रहेगी आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? घट जाएगी। याद रखिए क्या हो जाएगा? समयावधि क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्यों घटेगी? वहाँ पर जी का मान क्या होता है? कम होता है ना, इसी की वजह से। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15। एक कण का द्रव्यमान m दे रखा है, समवेग p दे रखा है और गतिज ऊर्जा। तो इसका रिलेशन भी हम बहुत बार करा चुके हैं प्रैक्टिस में। क्या होता है? तो p² क्या होता है? 2m हो जाता है। 2m हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको दिख रहा है। p² 2m इसका राइट आंसर, यानी 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16।
हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, इलास्टिसिटी से संबंधित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रत्यास्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है प्रत्यास्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाता है, क्यों पानी पर ही फैल जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए वो क्या करता है, पानी पर फैल जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की बात किया जा रहा है। यानी यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका क्या होगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है, पृष्ठ तनाव होता क्या है, यानी बल बटा क्या होता है, लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ होता है, यानी लंबाई होता है। तो इसका यूनिट पूछा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। ये भी आपका सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, वर्षा की जो बूंद का आकार जो होता है वह गोलाकार होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसके कारण गोल आकार किसी कारण लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है लेकिन आंसर आपका वही होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन यहाँ से आपका केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। चलिए बताइए यहाँ पर। तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और 40 में आप कितने लाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन की यहाँ हर टॉपिक कराया जाएगा आपको। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर एक ही टॉपिक, हाँ अभी एक ही टॉपिक से कराए जाएंगे, अभी धीरे धीरे मतलब हर टॉपिक से आपको फिर मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो बताइए आप लोग पहले क्या कीजिए, खुद से कोशिश कीजिएगा और 40 में आप कितने स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि 40 में आप कितने स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु को बात किया जा रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका तत्व हो जाए, यानी प्राकृतिक एलिमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना। भी सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, अभी किसका डेफिनेशन है, तो अनुपात की बात किया जाए निश्चित अनुपात में, तो ये राइट आंसर आपका यानी कंपाउंड जिसको यौगिक कहा जाता है, यानी कंपाउंड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो बनाया जाता है उसको यौगिक कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, ये यौगिक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, अभी आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर से बना होता है, मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, आपको बताना। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, कनाद इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया है। तो 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन इसके राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए जॉन डाल्टन जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है परमाणु के नाभि का आकार, आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभि का आकार कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर माइनस कितना होता है, तो 15 क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, कमेंट से बताइए कि सेंटीमीटर में कितना होगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण, आपसे पूछा कौन एक अस्थायी कण है। तो आपको बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी और न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर होगा, यानी 25। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व की परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या को सबसे सही निर्धारित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, तो परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है, तो प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ऑर्बिट पे कौन होता है, इस ऑर्बिट पे कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस ऑप्शन में, तो आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इस तरह से कोई भी केंद्र जो होता है पूरी तरह से धन आवेश से क्या होता है, आवेशित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन हमें यहाँ पे 28 कहता है कि निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है, इस पे कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। समान संख्या में कौन से होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, समान संख्या में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए परमाणु विद्युतक क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। चलिए दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश बताया जा रहा है। आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिल्कन इसका राइट आंसर हो। याद रखिए मिल्कन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर निगेटिव होगा। तो आपको बताना है कि निगेटिव तो यहाँ पर 2 ही दे रखा है, कि यहाँ दे रखा है और कि यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है। तो 32 का राइट आंसर आपके यहाँ बताना डी हो जाएगा, यानी परमाणु के केंद्र यानी न्यूक्लियस को सिद्ध किया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की बात किया जा रहा है। यहाँ पे इसका यूनिट पूछा है, इसका यूनिट क्या होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 40 में आप कितने लाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है। तो याद रखिए रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं इससे अल्फा बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणें क्या होता है, इससे निकलता रहता है। तो इसलिए राइट आंसर आपके यहाँ पर 34 का बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, यानी 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो। याद रखिए रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि अल्फा किरण क्या होता है। तो एक तरह के हीलियम आयंस होता है, यानी He और इस पे 2 आयंस होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी हीलियम आयंस इसका राइट आंसर हो। यानी अल्फा किरण एक तरह क्या होता है, हीलियम आयंस होता है, यानी 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि अल्फा किरण में उपस्थित आवेश है। आपको बताने कि अल्फा किरण में उपस्थित आवेश क्या होते हैं। तो 2 इकाई धन आवेश, अभी हमने थोड़ा देर पहले किया, यानी हीलियम होता है तो 2 इकाई धन आवेश होता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, यानी 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि बीटा किरणें बनी होती है। बीटा किरणें क्या होता है, निगेटिव होता है इस पे,
यानी ऋण आवेशित कणों से क्या होता है, ये बना होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक बाण या आइसोबार की बात किया जा रहा है का निर्माण होता है। किसके उत्सर्जन से, तो समभारिक किसको बोलते हैं, इसमें परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो किसके उत्सर्जन से क्या होगा, ये कंडीशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके क्रिएट होने से क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, सेम होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगर अल्फा उत्सर्जित होता तो अल्फा के उत्सर्जित होने से क्या होता है, परमाणु संख्या में चेंज होता है और द्रव्यमान संख्या में भी चेंज होता है। परमाणु संख्या में 2 घट जाता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, 4 घट जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि समान ऊर्जा की अल्फा किरणें की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी बीटा किरणों की द्रव्यमान नगण्य होने से इनका वेग क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन अगर हम बात करूँ अल्फा और बीटा ओवरऑल तीनों किरणों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक वेदन क्षमता किसका होता है, गामा का होता है, उससे कम होता है बीटा का, और उससे कम होता है अल्फा का। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 6 आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।